नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं अभी शुभम विराट मैथ्स। आज के क्लास में हम देखेंगे ओलिव के मोक का सॉल्यूशन। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपना जो अप्रोच है, जो हमारा क्वेश्चन करने का तरीका है, वो क्या रहना चाहिए एग्जाम में, ताकि मिनिमम टाइम में हमारे जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं उनका सॉल्यूशन हम निकाल करके ले जाएं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लेते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि देखो, एक वर्ग के चार कोनों से समान त्रिज्या वाले वर्णित चार वृत्त इस प्रकार हैं कि प्रत्येक अन्य वृत्तों को स्पर्श करता है। ठीक है ना, प्रत्येक अन्य दो वृत्तों को स्पर्श करता है। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 70 सेंटीमीटर है तो वर्ग के अंदर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्त से परिबद्ध नहीं है। मान लो ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, और इसके चारों कोने पर ये है ऐसे वृत्त हो गए। ऐसे अगर हम वृत्त बनाएंगे तभी एक वृत्त दो वृत्त को टच करेगा। ठीक है ना, देखो हमसे इस वाले का एरिया पूछ रहा है, यानी कि जो वृत्त से परिबद्ध नहीं है। तो इस वाले का एरिया क्या होगा, हम जानते हैं कि साइड कितना है 70। तो स्क्वायर का जो एरिया होगा उसमें से हमें घटाना पड़ेगा, 70 के स्क्वायर में से हमें घटाना पड़ेगा 1 2 3 4, यानी कि एक चौथाई वृत्त कितने हैं, चार है। मतलब कि एक चौथाई अगर चार वृत्तों को हम जोड़ दें, ठीक है ना, समान रेडियस वाले, तो वो एक वृत्त बनते हैं। यानी कि वृत्त के स्क्वायर के एरिया में से हमें एक वृत्त का एरिया घटाना पड़ेगा, यानी कि 22/7 पाई और आर स्क्वायर, यानी कि आर इनका कितना होगा, ये टोटल अगर 70 है तो जो इनका ये आर होगा, ठीक है ना, ये मान लो केंद्र है, अभी दिख नहीं रहा होगा शायद, ये 35 होगा। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 35 का स्क्वायर हमें घटाना पड़ेगा। और इस चीज को भी हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जो भी हमारा आंसर आएगा, मान लो कि यहाँ पे 70 है, 70 में क्या आता है, 7 आता है। ठीक है, और दो यहाँ पे 35 है, 35 का स्क्वायर है तो दो 35 है। तो ये जो नीचे वाला 7 है, एक 35 में का जो 7 होगा उसको काटेगा, यानी कि एक 35 में जो 7 आएगा वो बचेगा। यानी कि जो हमारे पास फाइनल आंसर निकल करके आएगा वो एक 7 का मल्टीपल होगा। ठीक है, यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा जो 7 का मल्टीपल हो। और दिए गए ऑप्शन में सिर्फ ऑप्शन बी है जो 7 का मल्टीपल है, बस। और इतना ही करना है, जबकि मैं अगर एग्जाम में होता तो ये सब भी ड्रामा नहीं करता, मैं यहीं से देख लेता कि जो स्क्वायर का एरिया होगा वो 70 का स्क्वायर होगा, और जब हम वृत्त का एरिया घटाएंगे तो रेडियस वृत्त का 35 होगा, क्योंकि स्क्वायर के साइड का आधा होगा रेडियस, और 35 का स्क्वायर घटाएंगे इसका मतलब कि आंसर 7 का मल्टीपल होगा। ये मैं अलग बात है कि समझाने के लिए इतना ड्रामा कर रहा हूँ, और इसी वजह से वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाती है। अगर मैंने थंबनेल पे लिख दी कि 15 मिनट में हम क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मेरा यकीन कीजिए कि वो 15 मिनट में क्वेश्चन हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 15 मिनट में करके बहुत बड़ा आप तीर मान लीजिएगा, चीजें नॉर्मल है कि 15 मिनट में आप 30 क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि एक डिब्बे में चांदी और सोने की चूड़ियों की संख्या क्रमशः 5 और 3 है। यदि चार चूड़ियां बिना प्रतिस्थापन के एक एक करके निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो एकांतरता अलग अलग सामग्रियों की है। ठीक है, देखो अगर मान लो कि हम चांदी वाला पहला क्या चूड़ी निकालें, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/8। ठीक है, उसके बाद आउटकम्स हो जाएंगे 7, और हम निकाल लिए सोने वाला, तो यानी कि 3। उसके बाद अगर हम ये देखें तो ये 4/6, और अगर हम ये देखें तो 2/5। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 4 दूनी 8 और ये 8 कैंसिल। उसके बाद 5 से 5 कैंसिल, 3 से ये 2 कैंसिल, यानी कि 1/14। ठीक है ना, अब देखो ये हमारा पहला केस हुआ। ठीक है ना, जिसमें हम कौन सा चांदी वाला जो चूड़ी है वो पहले निकालें। लेकिन एक और केस बनेगा जिसमें हम सोने वाला चूड़ी जो है, सोने वाली जो चूड़ी है उसको पहले निकालेंगे। तो उसको कैसे निकालेंगे, टोटल 8, 3/8। ठीक है ना, सोने वाला निकाल रहे हैं। उसके बाद 5/7, उसके बाद टोटल आउटकम्स 6 हुआ, और ये 2 हुआ। ये कौन सा है, चांदी वाला। ठीक है ना, उसके बाद टोटल आउटकम्स यहाँ पे 5 हुआ और ये 4 हुआ। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो फिर से देखो 4 दूनी 8, ये 8 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल होगा, और 3 से ये 2 कैंसिल होगा, यानी कि ये भी आया कितना, 1/14। अब देखो यहाँ पे ये दोनों जो घटना है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। मान लो अगर आप ये तरीका अपनाते हो तो इसको नहीं अपनाना पड़ेगा, या फिर ये तरीका अपनाते हो तो इसको नहीं अपनाना पड़ेगा, यानी कि दोनों घटनाएं एक दूसरे पे आश्रित नहीं है। और जब आश्रित नहीं है तो दोनों को हम जोड़ देंगे, यानी ये दोनों को 1/14 प्लस 1/14 कितना होगा, 1/7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कितनी 5 अंकीय अभाज्य संख्या है जिनमें सभी अंक अभाज्य हैं। अब देखो 5 अंकीय संख्या हमें बनाना है, 1 2 3 4 5। अब हम जानते हैं कि जो पांच एक एक अंक का अगर हम देखें कि कौन कौन अभाज्य संख्या है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है,
5 हो सकता है और 7 हो सकता है, ठीक है ना। यही जो अंक हैं इन्हीं से मिला करके हम अभाज्य संख्या बना सकते हैं सारी, ठीक है। तो अगर सभी अंक अभाज्य हैं तो इसमें अगर हम भरना चाहें, ठीक है, अगर हम इसमें भरना चाहें तो कितने तरीके से भर सकते हैं? 4 तरीके से, इसमें भी 4 तरीके से, इसमें भी 4 तरीके से। कितने बनाने हैं? 5 अंक की संख्या, इसमें भी 4 और इसमें भी 4। अब 4 का पावर 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 10। और 2 का पावर जो 10 होता है वो किसके बराबर में होता है? 1024 के। और फिर से मैं यही बोलूंगा कि जब मैं समझा रहा हूं उसमें टाइम लग रहा है, मैं यहीं से देख लेता कि 1 2 3 4 और 5 अंक की संख्या बनाना है, यानी कि 4 का पावर 5, 4 का 5 पावर मतलब 1024, बस इतना ही। ये सब मैं जो कर रहा हूँ ये सब एग्जाम में आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब। तो फिर से अब ये कमेंट मत कीजिएगा कि 30 मिनट का वीडियो बना करके लिखते हो 15 मिनट का। 15 मिनट एक्स्ट्रा जो जाता है वो आपको समझाने में लगता है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पी और एस अलग अलग काम करके किसी काम को क्रमशः 16 और 24 दिनों में कर सकते हैं। यदि एस काम पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ देता है तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? ठीक है, 16 और 24 दिन में ये पूरा कर ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम टोटल वर्क जानते हैं कि इनका क्या होता है, एलसीएम, जो कि होगा 48, ठीक है। ये इनका एफिशिएंसी आया 24 दूनी 48। अब देखो बोल रहा है कि इस काम पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ देता है। मान लो टोटल वर्क है यहाँ पे 48, और अगर हम एस से, ये पी हो गया और ये एस हो गया, एस से हम ये 6 दिन और एक्स्ट्रा काम करवा लें, यानी कि 6 गुने 2 12 यूनिट और काम कर लेता एस, ठीक है ना। और 3 2 5 से हम अगर भाग देंगे तो कितना आएगा? 12, जो कि है ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन इजी था, ठीक है, ये क्वेश्चन इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। दो पाइप पी और क्यू एक टैंक को 52 मिनट और 156 मिनट में भर सकते हैं। यदि पाइप को पूर्वाहन 7:30 बजे खोला जाता है और क्यू को 8 बजे खोला जाता है तो टैंक कितने समय में भर जाएगा? अब देखो पी है 52 मिनट में, ठीक है ना, और ये 156 मिनट में। अगर हम फिर से टोटल इफिशियंसी देखें या फिर टैंक का टोटल कैपेसिटी देखें तो कितना होगा इनका एलसीएम, यानी कि 156। तो अगर हम इनका इफिशियंसी निकालें तो इसका 3 आएगा और इसका 1 आएगा, ठीक है। अब पी को 7:30 बजे खुला था, यानी कि आधा घंटा एक्स्ट्रा पी को चलाया गया है। तो आधे घंटे में ये पी जो है वो कितना भर देगा? 3 गुने 30, यानी कि 90 भर देगा। बचा कितना? 156 में से अगर हम 90 घटा दें तो 66 बचा। अब ये जो 66 यूनिट है ये 3 1 4 दोनों मिल करके भरेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 16 चौके होता है 64, 64 16.5, 16.5 मिनट यहाँ पे और 30 मिनट ये जो पी अकेले चला है, यानी कि 30 और 16.5 अगर हम जोड़ देंगे तो 46.5 हमारा आंसर आएगा, जो कि है ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% छूट पर बेचता है और उस पर प्रत्येक 10.5 रुपए की 2 वस्तुएं मुफ्त देता है और फिर भी 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपए है तो वस्तु का अंकित मूल्य, ठीक है, हमसे एमपी पूछ रहा है। हम इस क्वेश्चन में उल्टा जाएंगे। अगर मान लो कि सीपी 50 रुपया है, ठीक है ना, और बोल रहा है कि 20% का लाभ कमाता है, ठीक है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए 50 रुपए पे हमें एसपी कितना लेना पड़ेगा? 50 और इसका 20%, जो कि होगा 10, यानी कि 60 रुपया अगर हम लेंगे एसपी तो 20% का लाभ होगा। अभी देखते रहिएगा। उसके बाद 10.5 रुपए की 2 वस्तुएं मुफ्त में देता है, यानी कि 10.5 और गुने 2 करेंगे तो 21 रुपए का वस्तु वो मुफ्त में दे रहा है, यानी कि 81, ठीक है ना। अब ये जो 81 है वो है 10 एमपी पे 10% छूट देने के बाद का मूल्य, यानी कि अगर हम 10% छूट दे दे तो ये 9 का वैल्यू है और हमसे पूछ रहा है कि 10 का वैल्यू कितना होगा, यानी कि एमपी हमसे पूछ रहा है। अगर हम काट दे तो ये 9 बार में जाएगा और 10 9 90 हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही, देखो ये जो मोक है, इस बार मोक में जो क्वेश्चन सेट किए हैं ये लोग, ये काफी इजी भी है, ये हम मानते हैं। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 सीएम त्रिज्या वाले एक वृत्त पर स्पर्श रेखा है, ठीक है ना, जो बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है। सबसे बड़ी बात कि जो भी स्पर्श रेखा होता है वो कभी प्रतिच्छेद नहीं करता, टेंजेंट कभी इंटरसेक्ट नहीं करता, टच करता है उसको, वृत्त के परिधि को। तथा एबीसी एक छेदक रेखा है जो वृत्त को बी तथा सी पर प्रतिच्छेद करती है। यदि ए बी बराबर 8 तथा बी सी बराबर 24 तथा एओ को डी पर प्रतिच्छेद करती है तो एडी का माप। अगर मान लो कि हमारे पास ये एक सर्कल है और ये ए से एक पॉइंट है पी पर इसको टच कर रहा है, ठीक है ना, ये टच कर रहा है, टेंजेंट है। आगे बोल रहा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और यहां से बोल रहा है कि ए बी जो है 8 सेंटीमीटर और बी सी 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये एक छेदक रेखा है ए बी सी, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि ए बी 8 सेंटीमीटर और बी सी जो है वो 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और वृत्त का जो तथा एओ वृत्त को डी पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है ना। एओ, ये जो ओ है ये वृत्त को किस पर प्रतिच्छेद कर रहा है? डी पर प्रतिच्छेद कर रहा है,
ठीक है, और ये हो जाएगा त्रिज्या इसका जो कि है 12। हमसे क्या पूछ रहा है, एडी का माप, एडी यानी कि ये वाला माप। ठीक है, अगर हम इसको निकालें तो देखो अब यहाँ पे अगर हम एग्जाम में होते तो हमारे करने का तरीका कुछ और होता है। पहले हम ये देख लेते हैं कि इसको बेसिक सम कैसे करेंगे। देखो अगर हम एपी का स्क्वायर देखें यहाँ पे, ठीक है ना, एपी का स्क्वायर देखें तो वो कितना होगा, 24 8 32 गुने 8। ठीक है, तो अगर हम एपी देखें तो ये कितना होगा, 32 गुने 8 रूट के अंदर, तो 8 निकलेगा और 4 का 2 निकलेगा यानी कि 16। जो ये निकल करके आया ये 16 आया। तो हम जानते हैं कि 3 4 5 वाले ट्रिपलेट से अगर ये 3 है ये 4 है तो ये टोटल जो होगा एओ, ये टोटल होगा कितना, ये टोटल होगा 20। ठीक है ना, हम जानते हैं कि जो त्रिज्या दिया है वो 12 दिया है, ये 12 दिया है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है एडी कितना होगा, 20 - 12 8। ठीक है, लेकिन एग्जाम में ये सब ड्रामा नहीं करना होता। ठीक है, एग्जाम में क्या करना होता, हम जान गए कि ये इस पे जो टेंजेंट पे रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है और रेडियस का मान दिया है 12। और हम जानते हैं कि जब सारे ऑप्शन इंटीजर में है तो ये कहीं ना कहीं एक परफेक्ट ट्रिपलेट पे क्वेश्चन सेट है, परफेक्ट ट्रिपलेट पे। और 12 के साथ परफेक्ट ट्रिपलेट कौन कौन सा बना सकता है, 12 16 20 ही। ठीक है, तो ये अपने आप 16 हो जाता है और ये 20 हो जाता है, और 20 में से हम डायरेक्टली 12 घटा करके 8 पे आ जाते। ये सब ड्राइव में ड्रामा नहीं करना पड़ता, जो हम एक्स्ट्रा एपी निकाले हैं उसका ड्रामा नहीं करना पड़ता। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दी गई आकृति में एबीसी एक स्पर्श रेखा है, अब बीपी क्यू आर एक चक्रीय चतुर्भुज है, पी क्यू पी ये 42 डिग्री है। ठीक है ना, तो हमसे पूछ रहा है पीबीआर का मान, जबकि एबीआर 36 डिग्री, ये 36 डिग्री है। अब देखो ये 42 है तो हम जानते हैं इंटीरियर एंगल यहाँ पे ये भी 42 होगा। ठीक है, और अगर हम 180 में से 42 + 36 घटा दे फिर, ठीक है ना, यानी कि ये कितना होता है 78। 180 में से अगर हम 78 घटा दें तो कितना होता है 102। डायरेक्ट ये जो वाला एंगल है हमसे जो पूछा है पीबीआर, ये 102 हो जाएगा। या फिर एक तरीके से हम इस क्वेश्चन को और कर सकते हैं, अगर ये 36 है तो ये भी 36 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक बन जाता साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसके आमने सामने के एंगल का सम कितना होता है 180। तो 180 में से ये फिर से 36 + 82 घटा देते, तो वैसे भी हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। यदि कुल प्रेक्षणों का प्रसरण 213.16 है तो उन प्रेक्षणों का मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट अंडर वेरिएंस, जो कि दिया है कितना 213.16। अब यहाँ पे अगर आप कॉमन सेंस नहीं लगाइएगा तो आप सोचो कि ये क्वेश्चन कितना कैलकुलेटिव हो जाएगा। आप पहले क्या कीजिए कि आप पॉइंट को काट दो, ठीक है ना, यहाँ से भी पॉइंट को काट दो। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हम जानते हैं कि हम 150 का स्क्वायर करेंगे, 150 का स्क्वायर करेंगे तो 225 पे 2 जीरो आएगा, 225 पे 2 जीरो आएगा, यानी कि ये 213 और 16 है। ठीक है ना, यानी कि ये 225 डबल जीरो से छोटा है। इसका मतलब कि जो रूट के बाहर वैल्यू आएगी वो 150 से छोटा आएगा, और 150 से छोटा सिर्फ ऑप्शन डी है। तो ये ऐसे तरीके रखने पड़ेंगे, और ये मैं लिख रहा हूं जबकि मेरे सामने ये क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, तो बिना लिखे मैं जान जाता कि 213.16 किसका स्क्वायर है। तो जो मैं लिख रहा हूँ बता रहा हूँ उसमें समय जा रहा है और किसी चीज में नहीं। देखो अब a4 - b4 इसके बराबर है, तो हमसे c का मान पूछता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। यहाँ पे हम वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर वेरिएबल 2 हैं और इक्वेशन 1 है तो वैल्यू पुटिंग ऑब्वियस सी बात है कि हम कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में वैल्यू पुट करना हमारे लिए आसान हो। अब मान लो कि ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में अगर हम a को मान लिए 0, ठीक है, तो जैसे ही अगर हम a को 0 मानेंगे तो ये समथिंग बटे में 0 और ये भी समथिंग बटे में 0, तो ये कहीं ना कहीं क्राइटेरिया से बाहर जा रहा है वैल्यू पुटिंग के। अगर हम b को 0 मान लिए, अगर हम b को 0 मान लिए तो b को 0 मानने से दिक्कत क्या है कि यहाँ पे भी क्या होगा कि a² बटे में 2 और a² बटे में 2, यानी कि 0 नहीं मान सकते। तो हम बेसिक से ही चले जाते हैं। देखो a4 - b4 है, ठीक है ना, a4 - b4 है। ठीक है, अगर हम यहाँ से c कॉमन ले लें, यहाँ से अगर हम c कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, a² 2ab b² जो कि a + b का होल स्क्वायर होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो प्लस में c है, a - b का होल स्क्वायर है। ठीक है ना, अब ध्यान से देखना, a4 - b4 को हम क्या लिख सकते हैं, a² + b² और a² - b²। और अगर हम यहाँ से c बाहर ले लें तो रूट के अंदर क्या आएगा, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर होता है 2, और स्क्वायर के अंदर a² + b², तो 2 हम यहाँ पे ले लिए। ठीक है, और स्क्वायर के अंदर क्या आएगा, a² + b²। ठीक है ना, अब देखो अगर हम इसको सॉल्व करें तो a² + b² ये कट जाएगा, हमें मान किसका निकालना है, c का। तो अगर हम c देखें यहाँ से तो a² - b² बटे में ये जो 2 है नीचे आएगा,
यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में 2, जो कि है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन है कि एक मैदान में एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ठीक है, जिसके शीर्ष पर एक टावर है। ये मान लो स्तंभ है और इसके शीर्ष पर एक टावर है। आगे बोल रहा है कि टावर के ऊपर और नीचे के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री है। मतलब कि ये अगर 45 डिग्री है ये वाला, तो ये 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो स्तंभ और टावर की ऊंचाई का अंतर ज्ञात कीजिए। अगर हम यहाँ से देखें तो ये कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा और ये 45 डिग्री होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से इस क्वेश्चन को देखें, ठीक है, तो अगर ये 14 है क्योंकि 14 मीटर दूर है, तो ये भी 14 होगा, ठीक है ना। अब देखो, और ये टोटल अगर हम देखें तो ये 14 का √3 टाइम, क्योंकि 60 के सामने वाला √3 गुना होता है, तो ये 14 √3 हो जाएगा। तो अगर हम सिर्फ टावर के ऊपर जो ये स्तंभ लगा है इसका मान देखें तो कितना होगा, 14 √3 माइनस 14, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है कि स्तंभ और टावर की ऊंचाई का अंतर, यानी कि 14 √3 माइनस 14, 14 √3 माइनस 14, और ये वाला कितना कितना घटाना पड़ेगा, 14 और घटाना पड़ेगा। यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो 14 √3 माइनस 28, जो कि है ऑप्शन ए। इजी क्वेश्चन है। ए बी सी के आयु का अनुपात 2:4:5 है तथा उनकी आयु का योगफल 77 है, ठीक है। 10 वर्ष बाद ए की आयु और बी की आयु का अनुपात हमसे पूछा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। 5 और 9 2 11 है, 11 यूनिट का मान कितना है, 77, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 1 यूनिट का मान देखें तो कितना आएगा, 7। यानी कि अगर हम इनका देखें, हमसे क्या पूछ रहा है, ए और बी की, अगर हम इसका देखें ए का, तो ये 7 दूनी 14 और ये कितना होगा 28, ठीक है ना। और 10 बस बाद का हमसे अंतर पूछा है। अगर 28 में हम 10 जोड़ दें तो 38, तो कहीं ना कहीं जो सेकंड वाला रेशियो होगा वो 38 के फॉर्म में होगा। 38 को कभी काटिएगा तो 17 नहीं आएगा, नहीं 18, नहीं 14 आएगा। 38 का एक फैक्टर 19 है, ये हो सकता है ऑप्शन सी। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:7 है। दुकानदार वस्तु को 60% अधिक अंकित करता है, ठीक है, अंकित करता है। यदि दुकानदार ने वस्तु को 300 रुपये अधिक में खरीदी और अंकित मूल्य पर बिना कोई छूट देते हुए 270 रुपये अधिक में बेची थी, तो लाभ प्रतिशत 40% हो जाता है। तो वस्तु की बिक्री पर प्रदान किए गए छूट देखो। अगर हम सीपी और एसपी का रेशियो देखें तो 5x और 7x है। मान लो x मान लेते हैं, पहली बार मैं कोई क्वेश्चन x मान करके बना रहा हूं। अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी बना सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा समझाना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। 60% अगर हम इसमें अधिक कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा, ठीक है ना, एमपी। अब देखो, अब बोल रहा है कि दुकानदार ने वस्तु को 300 रुपये अधिक में खरीदी थी। अगर मान लो कि दुकानदार 5x में ना खरीद के इसको 300 रुपये में अधिक में खरीदता, और आगे बोल रहा है कि 270 रुपये अधिक में बेचता, यानी कि 8x में ना बेच के 270 रुपये अधिक में बेचता, 8x प्लस 270, तो उसको क्या होता है कि इस केस में 40% अधिक लाभ होता। यानी कि पहले 5 यूनिट का अगर लाभ हो रहा है तो अब 7 यूनिट का लाभ होगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो देखो 7 5 35 और 8 5 40। अगर हम यहाँ पे देखें अंतर तो कितना होगा, 5x का। और अगर हम इधर देखें तो 17 का 2100 और 27 5 20 5 100, 1350, 2100 और 1350, अंतर आया 750, ठीक है ना। तो x का मान कितना आएगा, 150। हमसे पूछ रहा है कि छूट कितने का दे रहा है, छूट कितने का दे रहा है, x ही का छूट दे रहा है। 8x का सामान 7x में अगर बेच रहा है तो छूट है, और x का मान कितना है, 150, तो 150 हमारा आंसर हो जाएगा। 2.4 cm त्रिज्या वाली एक धात्विक गेंद को पिघलाकर 4.8 cm लंबाई वाला एक तार बनाया जाता है, तो तार की त्रिज्या क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम जो होता है, आयतन इक्वेट करना होता है। तो अगर हम गेंद का आयतन देखें तो 4/3 पाई आर क्यू, 2.4 2.4 2.4, ये चीज किसके बराबर में होगा, ये चीज बराबर हो जाएगी, जो तार होता है वो सिलिंड्रिकल होता है तो इसके आयतन के बराबर में, यानी कि पाई आर स्क्वायर हमें नहीं पता है जो कि निकालना है, और एच कितना है 4.8। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अगर हम इसको सॉल्व भी करें तो पाई से तो पहले पाई काट दो, ठीक है, और 3 से 0.8 काट दो, या फिर 3 इसको रहने दो, 24 इसको 2 बार में काटेगा, ठीक है, और 3 से इसको काटो 0.8 और 2 इसको काट दो 1.2 के बारे में, ठीक है ना। अगर हम आर स्क्वायर देखें, आर ही देखें तो कितना आएगा, 12 गुने 8 गुने 4 और ये बटे में 100 कर दो, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है। अगर हम यहाँ देखें तो ये 4 इसको काटेगा 25 बार में, 25 का निकलेगा नीचे 5, 12 8 96, 16 गुने 6 होता है, 16 का निकाल दो 4 और रूट में 6 रखो, 4/5 √6, 4/5 √6, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंकड़ों के एक समूह का बहुलक 48 है और आंकड़ों का
समूह की माध्यिका 36 है। तो आंकड़ों के समूह के माध्य और माध्यिका के बीच का हमके अंतर पूछ रहा है, मीडियन और मीन के बीच का। देखो जो बहुलक होता है वो किसके बराबर होता है, 3 मीडियन, मीडियन कितना है 36, तो 36 दिया 108 माइनस 2 मीन। अगर हम यहाँ से देखें तो 2 मीन किसके बराबर में आएगा, 108 में से अगर हम 48 घटा दें तो 60, ठीक है। तो जो ये मीन निकल करके आएगा वो आएगा 30। हमसे माध्यिका और इसका अंतर पूछ रहा है मीन का, तो 30 और वो दिया 36, तो अंतर कितना का हुआ 6 का। यदि एक शंकु के छिन्नक के ऊपरी आधार की त्रिज्या और शंकु के छिन्नक की ऊंचाई क्रमशः 20, 10.5 और निचले आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो शंकु के छिन्नक का आयतन, बेसिकली छिन्नक का आयतन हमसे पूछ रहा है। छिन्नक का आयतन होता कितना है 1/3 पाई, यानी कि 22/7। एच कितना है यहाँ से 10.5, क्योंकि ऊंचाई 10.5 है, ठीक है ना। और ब्रैकेट में आएगा आर स्क्वायर जो कि होगा 400, प्लस में ये छोटा वाला आर स्क्वायर जो कि 100 होगा, ठीक है। और R/R यानी कि 20 दिया 200। अब इससे हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में कितना आएगा 700, ठीक है। ये जो ब्रैकेट है इसमें आ रहा है 700, तो ये जो 7 है, मान लो ये 7 इसमें के 7 का काट दे, 7 को काट सकता है। लेकिन अगर हम 10.5 में देखें तो 10.5 यानी कि 105 वो भी एक 7 का मल्टीपल है, यानी कि जो फाइनल आंसर निकल करके आएगा वो 7 का एक मल्टीपल होगा। और 7 का मल्टीपल अगर हम देखें तो सिर्फ ऑप्शन सी है। यहाँ पे हम 11 का मल्टीपल भी देख सकते थे, कब, जब 11 का मल्टीपल दिए गए ऑप्शन में एक होता तब। लेकिन यहाँ पे 6600 भी क्या है 11 का मल्टीपल है, तो 11 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे फेल हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमें 7 का देखना पड़ेगा। देखो एबीसी में एबीसी और एसीबी के बीच का अनुपात क्रमशः 10:3 है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन है कि अब जैसे हमारे पास ये है, ठीक है, एबीसी एबीसी ये 10:3 में है। अब ध्यान देना, और एओसी 40 डिग्री है, तो बीएससी का मान हमसे पूछ रहा है। बीएससी का मान हमसे कुछ भी होगा, ठीक है। बीएससी का मान हम कुछ भी अगर हम जानते हैं कि अगर हम 180 में से अगर एंगल ए घटा दें, ठीक है ना, तो जो भी हमारा एंगल निकल करके आएगा वो एंगल बी और एंगल सी के सम के बराबर होगा, ठीक है। और एंगल बी और एंगल सी का सम कितना है 10 + 3 यानी कि 13 का एक मल्टीपल, क्योंकि आंसर भी सारे इंटीजर में है। तो आंसर वो ऑप्शन होगा जिस ऑप्शन को 180 में से घटाने पर वो एक 13 का मल्टीपल है। 30 को अगर हम 180 में से घटाते हैं तो ये 150 आएगा, ये 13 का मल्टीपल नहीं है। 40 ये भी नहीं है क्योंकि 140 आएगा, और 60 अगर घटा दें तो 120। अगर 50 को 180 में से घटाते हैं तो 130 आएगा, जो कि एक 13 का मल्टीपल है। ऑप्शन बी हमारा डायरेक्ट ही आंसर हो जाएगा। ये सब पे जाना ही नहीं है कि आगे क्या दिया है, ठीक है ना। द एंगल बाइसेक्टर, यहाँ पे ये सब ड्रामा नहीं करना है। 7 के घन और 4 के घन के बीच कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। 7 के घन और 4 के घन यानी कि 7 के क्यूब माइनस 4 के क्यूब, और इनके बीच पूछ रहा है तो एक हम और घटा देंगे इसमें से। 7 के क्यूब अगर हम करेंगे तो 343 यानी कि यूनिट डिजिट पे 3, और 4 का क्यूब करेंगे तो 64। 13 में से 4 घटाएंगे तो 9, और 9 में से एक और घटा देंगे, तो यानी कि जो भी ऑप्शन होगा उसके यूनिट डिजिट पर 8 आएगा, ऑप्शन ए। रीता के गुल्लक में 6:4:5 के अनुपात में 5, 10 और 20 के सिक्के हैं, जिनका कुल योग 5100 है। तो 20 के सिक्कों का देखो, अगर हम इनका रेशियो ले लें क्वांटिटी का, तो ये 1, ये 2 और ये 4, ठीक है। अगर हम अमाउंट देखें तो 6 कहीं 6 होगा, अमाउंट की बात कर रहे हैं। अमाउंट क्या होता है, सिक्कों के कुल संख्या में उनके क्वांटिटी से यानी कि वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 4 दूनी 8, और ये कितना होगा 4 5 20, ठीक है ना। यानी कि ये आया 20, 28 और 6 34। 34 का मूल्य है 5100। तो हमसे पूछ रहा है 20 रुपए के सिक्कों का मूल्य यानी कि 20 का। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 17 से काटें तो 17 दूनी 34 और 17 तिया 51, 300, और 2 से ही काटेंगे तो 150। 150 गुने 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 3000। 150 गुने 20 करेंगे तो, यदि दो संख्याएं 8:17 और 8 के पावर 17 और 8 के पावर 22 में से प्रत्येक को 9 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल क्रमशः एस और टी है, तो निम्नलिखित का मान। देखो अगर 9 से हम किसी भी संख्या को विभाजित करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो क्या होता है, उस संख्या का डिजिट सम होता है, ठीक है। अब ध्यान देना, 8 के पावर में अगर कभी भी ऑड रहे, ठीक है ना, 8 के पावर में अगर कभी भी ऑड रहे तो जो भी संख्या हमारे पास निकल करके आएगा उसका डिजिट सम हमेशा 8 होता है, यानी कि वही रिमाइंडर भी हो जाएगा। तो एस कितना हो जाएगा 8, और 8 के पावर में कभी भी अगर क्या रहे इवन रहे तो उसका जो डिजिट सम होता है हमेशा क्या होता है वो 1 होता है, ठीक है। यानी कि टी का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे रख दें तो 3s यानी कि 24 माइनस 2t यानी कि 2,
बटे में 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 22 आएगा। इसको फिर से एक बार आप पीछे करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है कि कौसे के बराबर a प्लस बी बटे में रूट के अंदर ए बी है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कॉट स्क्वायर a प्लस 1 और कॉट स्क्वायर a माइनस 1। अब ध्यान से देखना, ठीक है ना। ये चीज क्या है, ये कॉट स्क्वायर को कॉट स्क्वायर पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाया है। तो हम कहीं ना कहीं अगर कॉट स्क्वायर का मान निकाल करके और उस पर सी एन डी लगा दे तो हमारा मान आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉसेक स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ए प्लस बी, ठीक है ना, बटे में रूट ए बी का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, ठीक है। अगर हम देखें यहां से तो ये कितना आएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ये ए बी बटे में ए बी, ठीक है। अगर हम यहां से देखें तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में से एक ए बी घट जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी बटे में ए बी। अगर देखो, अगर हम इस पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दें, इस पे अगर हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दें तो क्या होगा, एक ए बी अगर हम ले जा करके ऊपर जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, जो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम एक ए बी इधर से घटा दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर खाली बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन बी। देखो हमने कुछ नहीं किया, ये कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे में कोट स्क्वायर ए माइनस 1 क्या है, कोट स्क्वायर बटे एक पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाया है। तो हमने क्या किया है कि कोट स्क्वायर का मान निकाल करके और फिर से उस पर सी एन डी लगा दिए, तो हमारा ऑप्शन आ गया। 250 रुपये किलोग्राम की कीमत 24 रुपये किलोग्राम ड्राई फ्रूट्स को 1750 रुपये किलोग्राम की 1 किलोग्राम ड्राई फ्रूट के साथ मिलाया जाता है ताकि मिश्रण की कीमत 2150 रुपये हो जाए, ठीक है ना। 24 है और इसका ये है 2800, और आगे दिया है किसके साथ मिलाया जाता है, 1750, ठीक है, ये 1 किलोग्राम है और मिश्रण का कीमत 2150 आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें, अगर हम इसको सॉल्व करें तो एक एक जीरो यहाँ से काट दो, ठीक है। 280 में से अगर हम 15 घटा दें 215, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 65, ठीक है। और 215 में से अगर हम ये घटा दें तो ये कितना आएगा 40। अगर हम 5 से काटें तो ये 8 और ये 13। अगर 8 का वैल्यू 24 है यानी कि 3 गुना, तो 13 का वैल्यू कितना होगा, 3 गुना इसका यानी कि 39, जो कि है ऑप्शन डी। एलिगेशन का क्वेश्चन है। यदि 1462, 1581 और 1649 का HCF जो है वो x है, तो x का बेसिकली इसका हमसे HCF पूछ रहा है। अगर हम इनका डिफरेंस देखें, ठीक है ना, तो 38 और 81 कितना होगा, 8 1 9 8 3 11 119। 119 का फैक्टर इसमें से कौन सा है, सी 17, 17 7 होता है 119, 23 29 19 तो हो ही नहीं सकता। एक व्यक्ति 3 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 6000 रुपए का ऋण लिया। उसने प्रथम 2 वर्ष में से प्रत्येक में 21 रुपए चुकाए, तो अपने सभी ऋण को चुकाने के लिए उसने तीसरे वर्ष के अंत में कितनी धनराशि का भुगतान किया। देखो 6000 रुपए का ऋण लिया, ठीक है ना, तो ये जो 6000 रुपए है वो 5% से एक साल में कितना हो जाएगा, 6300। बिल्कुल 5% इसका बढ़ेगा ना, यानी कि 300 बढ़ जाएगा, 6300। इसमें से वो 2100 चुका दिया, ठीक है, तो बचेगा कितना, 4200, ठीक है ना। 63 में से 21 जाता है 42, 21 या 63 होता है। अगर हम 6300 में से फिर से यहाँ पे 5% ब्याज दें तो ये कितना होगा, 420 यानी कि 210, 4410 होगा, ठीक है। और अगर हम 4410 में से फिर से हम 2100 चुका दें तो ये कितना बचेगा, 0 1 4 में से गया 3 और 4 में से 2 गया 2, 2310। अब फिर से 2310 को हम तीसरे वर्ष के लिए अगर हम कितने पे दें, 5% पे, तो 2310 तो मिलेगा ही उसको, और इसका 5% यानी 231 का आधा यानी कि 115.5, 115 पॉइंट अगर हम 5 जोड़ दें तो 2425.5 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर हम इसको ऊपर ले जाएं, ठीक है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो 17 और 2 माइनस रूट 3 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इनका रेशनलाइज करके इनको ऊपर ले गए और इनका सम एक ही है। अगर हम इसको ऊपर ले जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे इनका डिफरेंस आ रहा है माइनस में 3 और -4, तो ये हो जाएगा 16 रूट 3
ठीक है ना, ये माइनस हो जाएगा +2, ठीक है बिल्कुल। और अगर हम इनको ऊपर ले जाएं तो ये कितना होगा 13 और 4 माइनस √3 बटे में 16 में से 3 गया 13, यानी कि ये 13 से 13 कट जाएगा। अगर हम √3 वाले पे ध्यान दें सिर्फ तो 17 √3 यहाँ पे और 16 √3 यहाँ पे 33 √3 और ये एक √3, यानी कि 34 √3 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। और 34 √3 सिर्फ ऑप्शन डी में है। ये क्वेश्चन कि एक आरेख 4x² - y - 13 बटे में 2 बराबर 0 है। अगर x बराबर 2 ले हम, ठीक है ना, तो अगर मान लो कि इसमें x बराबर 2 रखे तो 2 दूनी के 4 और चौचौ का 16 -13 बटे में जो 2 होगा ये किसके बराबर में होगा y के, और y का जो कोऑर्डिनेट है वो दिया है b। अगर हम y का मान यहाँ से निकालें तो 16 दूनी 32 में से 13 गया, 32 में से 13 क्या 19 बटे में 2, ठीक है ना, ये y का कोऑर्डिनेट है, यानी कि ये b का मान है। अगर हम मान लो यहाँ पे रख के b का मान 19 बटे में 2, हम a और d के बारे में नहीं जानते, हालांकि a तो दिया ही है x बराबर 2, जो भी हो, ठीक है, जो भी हमारा आंसर होगा वो कहीं ना कहीं 19 का मल्टीपल होगा, और 19 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन बी में बन रहा है -57। एक गांव की कुल जनसंख्या 80,000 है तथा पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 11:5 है, ठीक है ना, ये पुरुष है और ये महिला है। अब देखो यदि महिलाओं की संख्या में 20%, अगर हम इसमें 20% बढ़ा दें यानी कि 5 पे 1 यूनिट बढ़ेगा, यानी कि ये 6 हो जाएगा। और अगर 9:1/11% का वार्षिक वृद्धि होती है महिलाओं में, यानी कि 9:1/11 अगर हम देखें तो कितना होता है 1/11, यानी कि इस पे 1 बढ़ेगा, ठीक है ना, यानी कि ये 12 हो जाएगा। 12 6 18, तो गांव की कुल जनसंख्या। अब 16 का वैल्यू देखो, ये है 16 का वैल्यू 80,000 है, ठीक है ना, तो माने कि 5 गुना किया है, तो अगर हम 18 का 5 गुना कर दें तो ये 90 के आएगा, ऑप्शन बी। हालांकि यहाँ से हम ये चीज भी देख सकते थे कि 12 6 18 आएगा, तो जो भी ऑप्शन होता 18 में 9 आ रहा है तो 9 का एक मल्टीपल ही होगा, तो सिर्फ ऑप्शन बी ही था। मोनू ने इस किलोमीटर एक निश्चित दूरी टी घंटे में तय की, ठीक है, सोनू S/4 किलोमीटर की दूरी 2.5 टी घंटे में तय करता है, तो मोनू की चाल और सोनू की चाल का अनुपात देखो। अगर हम यहां से देखें तो मोनू का चाल क्या होगा, दूरी बटे में समय, तो दूरी s है और समय है t, तो s बटे में t। रेशियो अगर यहां से देखें तो दूरी है s/4 और टाइम देखें तो यहाँ पे 2.5 t है, ठीक है ना, 2.5 t, ये s है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो s से s कटेगा और t से t कटेगा, ठीक है, 2.5 चौके 10, रेशियो हमारा एक आंसर आ जाएगा जो कि है ऑप्शन सी। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम पांच भाज्य संख्याओं का व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर्स, ठीक है ना, प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का हमसे औसत पूछ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भाज्य होगा या अभाज्य होगा। भाज्य का तो बहुत रेयरली पूछता है क्वेश्चन, तो 2 3 तो होगा नहीं। अगर भाज्य की बात करें तो 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, और कौन सा होगा, भाज्य पूछ रहा है तो 9 हो जाएगा, 1 2 3 4 और 10 हो जाएगा। इनको अगर हम ऐड करें तो 8 6 14 4 18 10 28 और 9, 28 और 9 37। 37 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी संख्या को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना होता है तो उस संख्या का डबल करके एक अंक बाद दशमलव बैठा दो। 37 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 74 और एक अंक बाद दशमलव, यानी कि 7.4। ये लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर दीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, तो क्लास से रिलेटेड पीडीएफ हम यहीं पे प्रोवाइड करा देते हैं, और इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और किसी भी अगर मुक का सोल्यूशन आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिए, उस मुक का सोल्यूशन मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक दूँ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।